हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम शूट करने वाले हैं मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 17 तक के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे और उनका सॉल्यूशन जो है वो इस वन शूट वीडियो में हम लोग देखेंगे। रही बात जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनसे, आप अगर ये सोच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चंस को सर क्यों नहीं बता रहे हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस में उसको डिस्कस कर दिया गया है। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 17 तक। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में 17 है, जिसमें से 1 से लेकर के 9 तक जो क्वेश्चन है वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 70 तक और ओनली 17 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे और इस तरीके से 11.2 एक्सरसाइज को आज कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहला जो है वो 10 नंबर क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे इस वीडियो की। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात करें। प्रश्न क्या है? निम्न रेखा युग्म के बीच का कोण ज्ञात करें। और इसमें सबसे जो पहला रेखा युग्म में आर दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है आपके लिए बच्चों कि वेक्टर r इज इक्वल टू 2i माइनस 5k और 2i माइनस 5k प्लस k प्लस लेमडा 3i प्लस 2j प्लस 6k। दूसरा जो दिया गया है रेखा युग्म वो दिया गया है वेक्टर r इज इक्वल टू 7i माइनस 6j प्लस म्यू i प्लस 2j प्लस 2k। तो ये किस रूप में है? तो ये जो प्रारूप है बच्चों आपको पता है, मैंने बताया भी था थ्योरी के क्लास में कि वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a और प्लस लेमडा वेक्टर b के रूप में है। ये दोनों जो है वेक्टर r का वैल्यू ये वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b के रूप में है, यही इसका फॉर्मूला बताया था। अब हमें क्या करना है कि हमें इसके बीच का जो है वो कोण ज्ञात करना है। तो बीच का कोण ज्ञात करने के लिए cos थीटा बराबर क्या था? तो cos थीटा बराबर मॉड में वेक्टर b1 इनटू वेक्टर b2 बटा में क्या था? तो मॉड वेक्टर b1 इनटू मॉड वेक्टर b2। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि b1 और b2 का होना जरूरी है। तो यहाँ पर अगर देखें वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लेमडा वेक्टर b, तो वेक्टर r इज इक्वल टू ये हो गया वेक्टर a लेमडा, अब वेक्टर b का काम ये कर रहा है तो ये पहला में है तो ये b1 हो जाएगा और ये भी वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस म्यू और ये आ गया वेक्टर b, यानी कि लेमडा की जगह पर म्यू और b की जगह पर ये आ गया तो ये b2 हो जाएगा। b1 और b2 आपको मिल गया तो आप यहाँ पे इसे अलग कर सकते हैं। लिखेंगे कि उपरोक्त समीकरण से क्या हो जाएगा? तो उपरोक्त समीकरण से हमें b1 मिल चुका है, b1 का वैल्यू है 3i प्लस 2j और प्लस 6k। साथ ही साथ b2 का जो है वो वैल्यू है हमारे पास कितना? तो i है, 2j है और कितना है? 2k है। हमें क्या चाहिए? तो हमें दोनों रेखाओं के बीच के कोण का मान चाहिए। तो हम लिखेंगे इसलिए दोनों रेखाओं के बीच का कोण, तो दोनों रेखाओं के बीच का अगर हम कोण देखें तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो b1 इंटू b2, वेक्टर b1 और वेक्टर b2 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे और बटा में क्या हो जाएगा? तो बटा में हो जाएगा मॉड वेक्टर b1 और मॉड वेक्टर b2 और इसका पूरा मॉड। तो अब इससे पता चल रहा है कि b1 और b2 निकालना जरूरी है और मॉड में वेक्टर यानी मॉड में जो है वो b1 निकालना जरूरी है और फिर मॉड में जो है वो b2 निकालना जरूरी है। निकालेंगे और फिर इसमें मान रख देंगे। तो b1 इंटू b2 निकालते हैं, वेक्टर b1 इंटू वेक्टर b2। b1 का वैल्यू क्या है? तो b1 का वैल्यू है 3i 2j प्लस 6k और उसके बाद b2 का वैल्यू कितना है? तो b2 का वैल्यू है i प्लस 2j प्लस 2k। अब जब हम इसका गुणा करेंगे बच्चों तो वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 इज इक्वल टू 3 1 3 हो गया, i का वैल्यू 1 प्लस 2 2 4 j का वैल्यू 1 हो जाएगा और 6 2 12 हो गया और k का वैल्यू 1 हो गया। तो अब इस तरीके से हमें क्या मिला? तो हमें मिला वेक्टर b1 इनटू वेक्टर b2 इज इक्वल टू 3 4 7 और 12 7 19, यानी 19 जो है वो मिल गया। b1 इंटू b2 कितना मिल गया? 19 मिल गया। तो b1 इंटू b2 जैसे ही 19 मिल गया तो हमें चाहिए मॉड वेक्टर b1 मॉड वेक्टर b2, तो इसको भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर b1 है तो लिखेंगे इसलिए मॉड वेक्टर b1, तो मॉड वेक्टर b1 का वैल्यू कितना है? 3i प्लस 2j प्लस 6k। तो हम i के गुणक, j के गुणक और k के गुणक का क्या कर देंगे? स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो 3 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर और जोड़ कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर। तो कितना वैल्यू आ जाएगा? तो मॉड वेक्टर b1 इज इक्वल टू 3 के 9 2 दूनी के 4 6 6 8 36 36 4 40 40 9 49। तो
तो ये 49 आया, वैल्यू कितना आ गया 7। अब हमें क्या चाहिए, तो अब हमें चाहिए मॉड वेक्टर v2। मॉड वेक्टर v2 है तो 1 2 और 2 आ गया, तो अब इसको क्या करेंगे, तो इसको करेंगे i के गुणक का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा j के गुणक का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, k के गुणक का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा। तो अब हमें क्या मिलेगा, ध्यान देना, अब हमें मिलेगा मॉड वेक्टर v2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे और 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 कितना हो जाएगा, 4 4 8, 8 और 1 9। तो अब हम यहाँ पर कितना रखेंगे, तो अब हम यहाँ पर रखेंगे 9। तो वैल्यू जैसे ही हमने अंडर रूट में 9 रखा है, कितना वैल्यू आ गया 3 आ गया। तो अब इस तरीके से हमने v1 और v2 भी निकाल दिया। हमें क्या चाहिए, दोनों रेखा युग्मों के बीच का कोण। तो दोनों रेखा युग्मों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू मॉड में वेक्टर v1 डॉट वेक्टर v2 बटा में मॉड वेक्टर v1 डॉट मॉड वेक्टर v2। अब ये वैल्यू यहाँ पर मिल चुका है, ये वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर देंगे, लिखेंगे इसलिए दोनों रेखाओं के बीच का कोण, दोनों रेखाओं के बीच का कोण। तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण कितना हो जाएगा बच्चों, तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण अब यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। cos थीटा बराबर क्या होना चाहिए, तो मॉड में वेक्टर v1 डॉट वेक्टर v2, तो मॉड में v1 डॉट v2 का वैल्यू कितना आ गया 19। अब ध्यान देना, मॉड में वेक्टर v1 इनटू मॉड में वेक्टर v2, तो v1 का वैल्यू कितना आ गया है 7 आ गया है, v2 का वैल्यू कितना आ गया है 3 आ गया है। तो टोटल कितना हो गया, तो ये हो गया cos थीटा इज इक्वल टू 19 बाई 7 3 या 21। और हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए थीटा का मान, दोनों रेखाओं के बीच का कोण का मान। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 19 बाई 21, यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 19/21। तो इस तरीके से हमने दोनों रेखाओं के बीच का कोण जो है वो ज्ञात कर दिया है। बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें इस क्वेश्चन को अगर सॉल्यूशन के रूप में अब इसे सेव करना है तो आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो है वो अगला क्वेश्चन हम बताएंगे। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको भली भांति जो है वो समझ में आ गया होगा, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो है वो हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों, ध्यान दिया जाए। दूसरा प्रश्न आपके समक्ष है, सेम टू सेम ऐसे ही इसका भी वैल्यू फाइंड करना है। तो आप चाहें तो इसका वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब वो पहला प्रश्न था, इसी का दूसरा प्रश्न है और इसमें बीच का कोण ज्ञात करना है। तो अब तो आपको पता है ना बच्चों कि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, तो यहाँ पर जो है वो हमें चाहिए किसका वैल्यू, तो यहाँ पर हमें चाहिए v1 और v2 का वैल्यू। आपको भली भांति पता है ये वैल्यू v1 का है और ये वैल्यू v2 का है। तो हम जो है यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ उपरोक्त पद से, यहाँ उपरोक्त पद से यह स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है भाई, कि यहाँ पर जो v1 है वो v1 कितना है, तो i है माइनस j है और माइनस 2k है। और वेक्टर v2 कितना है, तो वेक्टर v2 है 3i माइनस 5j और माइनस 4k। तो ये v1 का वैल्यू है और ये किसका वैल्यू है, v2 का वैल्यू है। अब आपको पता है मॉड वेक्टर v1 भी चाहिए, मॉड वेक्टर v2 भी चाहिए बीच का कोण निकालने के लिए। और उससे पहले जो है वो v1 वेक्टर और v2 वेक्टर चाहिए, डॉट में अदिश गुणन चाहिए। तो हम इसका वैल्यू रखेंगे i माइनस j माइनस 2k और फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3i माइनस 5j और माइनस 4k। तो अब क्या हो जाएगा, वेक्टर v1 डॉट वेक्टर v2, i और i 3 एकम 3 हो जाएगा और i का गुणन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 5 एकम कितना हो जाएगा 5, j का जो गुणन है वो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 चौके 8 और k का गुणन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, तो मॉड वेक्टर v1 मॉड वेक्टर v2 3 5 8 8 8 16 आ गया। अब ये तो रहा v1 और v2 का वैल्यू। अब आपको क्या चाहिए, मॉड वेक्टर v1 मॉड वेक्टर v2, तभी तो cos थीटा में वैल्यू रख देंगे। अभी जो पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था cos थीटा का वैल्यू v1 v2 तो निकाल दिया, मॉड वेक्टर v1 मॉड वेक्टर v2 चाहिए। तो देखते हैं मॉड वेक्टर v1 और मॉड वेक्टर v2 का वैल्यू क्या है। तो मॉड वेक्टर v1 इज इक्वल टू कितना है, i माइनस j माइनस 2k, तो अंडर रूट हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा मॉड वेक्टर v1 इज इक्वल टू 1 जोड़ 1 और 2 दूनी के 4, 4 और 2 कितना आ गया 6। अब चाहिए मॉड वेक्टर v2, तो ये हो जाएगा मॉड वेक्टर v2। मॉड वेक्टर v2 कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यही वैल्यू है ना, तो i के गुणक का स्क्वायर, j के गुणक का स्क्वायर और k के गुणक का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर जोड़ माइनस 5 का स्क्वायर जोड़ माइनस 4 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, मॉड वेक्टर v2 इज इक्वल टू 3 के 9
50 25 4 चौके 16। तो मॉड वेक्टर v2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? तो मॉड वेक्टर v2 का वैल्यू होगा 16 9 25 25 और 25 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो ये अब यहाँ पर आ गया अंडर रूट 50 लिखेंगे। इसलिए दोनों रेखाओं के बीच का कोण, दोनों रेखाओं के बीच का कोण तो कितना आ जाएगा? दोनों रेखाओं के बीच का कोण, तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण फॉर्मूला वही है cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर v1 इनटू वेक्टर v2 मॉड वेक्टर v1 इनटू मॉड वेक्टर v2 और इसका पूरा परिमाण। तो अब देखिए, अच्छा आप एक चीज देख रहे हो, फॉर्मूला अगर मुझे याद है तो मैंने वो टर्म जो पहले है वो ही ज्ञात कर लिया। कौन सा टर्म? v1 इनटू v2 निकाल लिया, मॉड वेक्टर v1 मॉड वेक्टर v2 भी निकाल लिया। मेन चीज फॉर्मूला है। अगर आप मैथमेटिक्स में अपना कमांड करना चाहते हो तो मैथमेटिक्स में अच्छी पकड़ हो मेरी, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लर्न करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जितना भी फॉर्मूला है उसको याद करने की कोशिश कीजिए। बाकी आपके सामने जो है वो प्रमाण है कि कितने तरीके से जो है, कितनी आसानी से जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। तो v1 इंटू v2 का वैल्यू कितना है बच्चों? v1 इंटू v2 का वैल्यू आया है 16। इसके बाद एक एक करके सारा वैल्यू रखेंगे। तो v1 इंटू v2 का वैल्यू आ गया 16। मॉड वेक्टर v1 का वैल्यू कितना है? अंडर रूट 6। तो हम यहाँ पर रखेंगे अंडर रूट 6। मॉड वेक्टर v2 का वैल्यू कितना है? अंडर रूट 50। तो हम रखेंगे यहाँ पर अंडर रूट 50। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? 16 और ये 5 6 30 तो 300 आ गया। तो ये हो गया अंडर रूट 300। अब ये बाहर अगर निकलता है तो अंडर रूट तो 300 ही आएगा। तो अगर अंडर रूट 300 आ रहा है तो अंडर रूट अगर ये 300 आ रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं फैक्टराइजेशन करके। तो फैक्टराइजेशन करके रखेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 50 25 25 चौके 100 और 100 तिहाई 300। यानी हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम इसको लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 16 और ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 4 5 20 20 5 100। क्या हो जाएगा? 20 5 100। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 दूनी के 4 4 5 20 20 5 100 होगा ना। लिखावट अगर ना समझ में आ रहा हो तो यहाँ से फिर से हम लिख देते हैं। क्या हो जाएगा? 2 दूनी के 4 4 5 20 20 5 100 100 तिहाई 300। अब बताइए अंडर रूट से बाहर आएगा ना, जो 2 है उसके बदले में 1 बाहर आएगा। तो ये आ जाएगा 2, फिर ये आ जाएगा 5 और अंडर रूट 3। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? तो cos थीटा का जो वैल्यू आया वो आ गया हमारे पास 16 बटे में 2 5 10 अंडर रूट 3। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 8 16 और 2 5 10। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? 8 बटे में 5 अंडर रूट 3। लेकिन हमें थीटा का वैल्यू चाहिए। तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 8/5 अंडर रूट 3। अब ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं ये वैल्यू भी दोनों रेखाओं के बीच का कोण है। अब आप अगर इस सॉल्यूशन को जो है वो नोट करना चाहते हैं तो आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट ले करके और बढ़िया से जो है इसे आप समझ सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बताऊंगा। उम्मीद करते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब जो है वो हम देखेंगे अगला प्रश्न 11 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात करें। अब रेखा युग्मों के बीच का तो कोण ज्ञात करना है, पर रेखा का जो समीकरण है वो कार्तीय रूप में दिया हुआ है। तो कार्तीय रूप में दिया हुआ है तो अब इसका थोड़ा सा जो बीच का कोण निकालने का फॉर्मूला है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड ऐसे कुछ है नहीं, मूल रूप से अगर देखा जाए तो मॉड में a1 * a2 + b1 * b2 + c1 * c2 बाय अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इनटू अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर होता है और ये वैल्यू cos थीटा के बराबर होता है। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर हाँ उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड है जिन्होंने फॉर्मूला को कभी लर्न नहीं ना किया, अब जो है वो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो अब हम यहाँ पर पहले से ये बता चुके हैं कि a1 * a2 + b1 * b2 + c1 * c2 चाहिए। a1 a2 b1 b2 c1 c2 है क्या? दिक् अनुपात है। क्या है? दिक् अनुपात है। ये हम निकालेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहला जो यहाँ पर दिया हुआ है ये समीकरण और ये दूसरा समीकरण, इससे a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 का वैल्यू लिखेंगे। उपरोक्त लिखेंगे यहाँ पर उपरोक्त रेखा युग्मों के समीकरण से, रेखा युग्मों के समीकरण से यह स्पष्ट है कि, तो क्या स्पष्ट है? तो पहली रेखा से स्पष्ट है, पहली रेखा के कार्तीय समीकरण से
यह स्पष्ट है कि, तो क्या स्पष्ट है कि भाई A1 B1 C1 ये जो है वो क्रमशः कितना है, तो 2 है 5 है और -3, कितना है 2 है 5 है और -3। दूसरी रेखा तो लिखेंगे, इसलिए दूसरी रेखा क्या लिखेंगे, दूसरी रेखा के कार्तीय समीकरण से यह स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है कि भैया A2 का मान -1 आ गया, भैया B2 का मान 8 आ गया, भैया C2 का मान 4 आ गया। तो आ गया तो लिख दिए, क्योंकि कार्तीय समीकरण क्या होता है, x - x1 by a इज इक्वल टू y - y1 by b इज इक्वल टू z - z1 by c। तो हमने यहाँ पर a b और c का मान ले लिया। फॉर्मूला माइंड में है a1 into a2, क्या है a1 into a2 plus b1 into b2 plus c1 into c2 by under root a1 square plus b1 square plus c1 square into under root a2 square plus b2 square plus c2 square। अब इस वैल्यू को हम लोग रख करके सॉल्व करेंगे। cos थीटा के इक्वल है, देखेंगे दोनों रेखाओं के बीच का कोण, तो कार्तीय निरूपण के लिए अलग होता है दोनों रेखाओं के बीच का कोण। तो क्या हो गया, दोनों रेखाओं के बीच का कोण क्या करके याद करो भैया, cos थीटा के मान बोला बराबर, तो कितना बराबर, a1 into a2 plus b1 into b2 plus c1 into c2 अब बटा में अंडर रूट a1 स्क्वायर plus b1 स्क्वायर plus c1 स्क्वायर, फिर इनटू में क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट a2 का स्क्वायर plus b2 का स्क्वायर plus c2 का स्क्वायर, वैल्यू रिमेन्स पॉजिटिव, वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो अगर वैल्यू पॉजिटिव रहेगा तो मॉड तो देना पड़ेगा, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन ही हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो हमने यहाँ पर रख दिया। अब आपके समझ में आ गया होगा बच्चों कि a1 into a2 plus b1 into b2 plus c1 into c2 चाहिए। आप चाहे तो इसका मान अलग से निकाल करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो अलग से ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले a1 into a2 plus b1 into b2 plus c1 into c2 निकाल देंगे। तो a1 into a2 कितना हो जाएगा, देखिए a1 का वैल्यू 2 है तो लिखेंगे 2, a2 का वैल्यू -1 प्लस b1 का वैल्यू कितना है 5 इंटू b2 का वैल्यू कितना है 8 है, प्लस c1 का वैल्यू कितना है -3, c2 का वैल्यू कितना है 4। सॉल्व कर दो, -2 हो जाएगा, 5 8 जब 40 55 40 प्लस माइनस माइनस 3 4 के 12, तो कितना हो गया, ये हो गया 40 माइनस माइनस प्लस 12 14, तो 14 और 6 20 और 20 40 26 आ गया। कितना आ गया, 26 आ गया, इसका वैल्यू आया ना। अब इसके बाद क्या चाहिए, तो मॉडुलस फंक्शन में ही दिया हुआ है अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर निकालते हैं। अंडर रूट क्या हो जाएगा, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर निकाल देते हैं। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, a1 b1 और c1 2 5 -3 है, ये वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। तो अब ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 दूनी के 4 प्लस 25 प्लस कितनी के 9, तो 9 और 4 13, 13 और 25 जोड़ देंगे तो 5 3 8 13 है, तो 2 और 1 3, तो अंडर रूट कितना आ गया 38। अब निकालते हैं अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, अंडर रूट a2 का स्क्वायर, a2 कितना है -1, b2 कितना है 8 और c2 कितना है 4, रखते हैं वैल्यू, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1 है तो 1 हो जाएगा, 8 8 + 64 है, 4 4 + 16 है, तो अब ये हो जाएगा 6 4 10 10 और 1 11 11 हो गया, तो अंडर रूट हो जाएगा 1 कैरी 1 6 1 7 7 और 1 8, तो ये आ गया अंडर रूट 81। अब जो आप वैल्यू ये निकाले हो, इस वैल्यू को कहाँ रखना पड़ेगा, इस वैल्यू को दोनों रेखाओं के बीच के कोण के इस व्यंजक में रखना पड़ेगा, तब जाकर के ये वैल्यू आएगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू, तो cos थीटा इज इक्वल टू
a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 है, तो इसका वैल्यू कितना आया है 26 आया है। तो हम यहाँ पर रखेंगे 26 बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है अंडर रूट 38 है इनटू, अब ये कितना है अंडर रूट 81 है, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 26 बाई अंडर रूट 38 आ रहा है, तो 38 तो लिखेंगे ही, लेकिन 81 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 हो जाएगा, तो अब 9 9 81 होता है, 9 हो जाएगा तो 9 बाहर निकाल देंगे। तो ये कितना हो गया 9 अंडर रूट 38, 26 बाई 9 कितना आ गया 26 बाई 9 अंडर रूट 38। ये जो वैल्यू आया हुआ है, अब इसी वैल्यू को जो है वो हम थीटा के टर्म में फाइंड कर लेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, ध्यान देना, हमें मिल जाएगा बच्चों अब यहाँ पर कि थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स कितना है, तो cos इनवर्स 26 बाई 9 अंडर रूट 38, और इस तरीके से हमने यहाँ पर इसका जो है वो वैल्यू फाइंड करना है। अब आप देख सकते हो कि इसका जो दोनों रेखाओं के बीच का कोण है, वो दोनों रेखाओं के बीच का कोण कितना आ गया है, तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण आ गया है cos इनवर्स 26 बाई 9 अंडर रूट 38। अब ये आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका सॉल्यूशन जो है वो आपको बता दिया गया, और इसके बाद मैं बताऊंगा अगला प्रश्न बच्चों। 11 नंबर में ही अभी हमने पहला क्वेश्चन देखा है, इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। उम्मीद करते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपके समक्ष बच्चों, इसके भी दोनों रेखाओं के बीच का कोण जो है वो ज्ञात करना है। तो उम्मीद करते हैं जैसा अभी मैंने ये पहला क्वेश्चन बताया, सेम टू सेम ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिएगा। जहां तक अगर हिंट की बात है, तो हिंट मैं यहाँ दे देता हूँ कि यहाँ पर जो a1 है, यहाँ पर पहली रेखा के समीकरण से, पहली रेखा के समीकरण से, पहली रेखा के समीकरण से क्या है, तो ये है 2 2 और 1, किसका मान है, तो ये 2 2 1 जो है वो a1 b1 और c1 का मान है। तो a1 बराबर है 2, b1 बराबर है 2, c1 बराबर है 1। इसके बाद क्या है, तो इसके बाद है दूसरी रेखा के समीकरण से। तो दूसरी रेखा के समीकरण से क्या है भाई, तो दूसरी रेखा के समीकरण से a2, तो a2 का वैल्यू कितना है 4 है, और b2 का वैल्यू कितना है 1 है, और c2 का वैल्यू कितना है 8। अब आप खुद बताइए कि हमने अभी क्या निकाला, हमने cos थीटा का मान निकाला a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, और ये टर्म निकाला। यही चीज यहाँ पर भी करेंगे, यानी हमें ये पता चल गया है कि हमें अंडर रूट में किसका वैल्यू चाहिए, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। तो आप यहाँ पर निकाल दीजिए ना, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा b1 का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर, c1 का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 1 4 4 8 और 1 9, तो वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया ना। अब इसके बाद जो है वो इसका वैल्यू निकाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा b2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा c2 का स्क्वायर अंडर रूट। अब इसका वैल्यू 4 है 1 है 8 है, तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर अंडर रूट में कितना हो जाएगा 4 4 के 16, 1 और 8 8 64। अगर हम इसको टोटली जोड़ दें तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इसका वैल्यू जो है वो आ जाएगा 81। कैसे 6 4 10 11 1 5 1 6 7 और 1 8, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 81। अंडर रूट 81 मतलब आ गया 9। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए बच्चों, अब इसके बाद हमें चाहिए a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2। क्लियर है। अगर इसका वैल्यू निकालें तो a1 a2 तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस b1 b2 तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस c1 c2 तो ये हो जाएगा 1 इंटू 8। तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 8 1 जा 8, तो 8 2 10, 10 और 8 हो जाएगा 18। हमें दोनों रेखाओं के बीच का कोण चाहिए, सारा वैल्यू प्राप्त कर चुके हैं, तो लिखेंगे इसलिए दोनों रेखाओं के बीच का कोण, इसलिए दोनों रेखाओं के बीच का कोण, तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण अगर हम निकालेंगे बच्चों तो क्या होगा, तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण होगा cos थीटा का वैल्यू से। तो लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2 c1 c2 बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। नेक्स्ट cos थीटा इज इक्वल टू कितना वैल्यू आया है, तो देखिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का वैल्यू है 18, तो लिखेंगे 18।
अब इसका वैल्यू कितना है, तो इसका जो वैल्यू आया है वो आया है 3 और एक का आया है 9, तो ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 3 और इंटू 9, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 2 जा 18। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3। सो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू जब निकालेंगे तो cos किसमें चेंज हो जाएगा, cos चेंज हो जाएगा इनवर्स में, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स 2/3। यही जो है इन दोनों रेखाओं के बीच का क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को भी जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके सॉल्यूशन का। इसके बाद जो है फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी आर डिस्कसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस इन वन वीडियो शूट। ओके, तो अब जो है वो हम लोग इस वीडियो का जो है वो इस वीडियो का टर्म जो है वो आगे बढ़ाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि P का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं जो है वह क्या है, तो परस्पर लंब है। अब एक चीज बताइए, अगर रेखाएं परस्पर लंब है तो इसका कंडीशन क्या होता है, तो रेखाएं अगर परस्पर लंब है तो इसका कंडीशन होता है a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0। तो ये सबसे ज्यादा आवश्यक हो जाता है, सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि सबसे पहले आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 को फाइंड कीजिए। उसके लिए आपको रेखा का कार्तीय समीकरण याद होना चाहिए, x - x1 by a is equal to y - y1 by b is equal to z - z1 by c होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये जो वैल्यू है ये तीनों इक्वल होता है, x - x1 by a is equal to y - y1 by b is equal to z - z1 by c। तो ये जब तीनों वैल्यू इस फॉर्म में आ जाएगा तो a b और c को हम निकाल लेंगे। देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं पहले रेखा का समीकरण, देखते हैं, देखेंगे क्या पहले रेखा का समीकरण। तो क्या है पहले रेखा का समीकरण है, लिखेंगे पहले रेखा के समीकरण से। तो पहले रेखा का समीकरण क्या है, तो पहले रेखा का समीकरण है 1 - x/3 7y - 14 और y कितना है 2p, है ना। अब इसके बाद क्या है, तो इसके बाद है z - 3 और y 2। ध्यान दीजिएगा माइनस को कॉमन करेंगे तो x - 1 और y कितना आ गया 3। अब x - x1 का फॉर्मेट चाहिए, चलिए इसको बाद में करेंगे। 7 को कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा y - 2 और y कितना हो गया 2p। z - 3 और y कितना हो गया 2 हो गया। ध्यान दीजिएगा अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x - 1 by -3 फिर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा y - 2 और y 2p/7 इज इक्वल टू z - 3 और y 2। अब ये किस रूप में है, एक जगह फॉर्मूला लिख देते हैं रेखा के कार्तीय समीकरण का। हो जाएगा x - x1 by a इज इक्वल टू y - y1 by b इज इक्वल टू z - z1 और by c। अब यहाँ पर जो हम ये देख रहे हैं इस फॉर्मेट में ये आ चुका है, a का वैल्यू -3, b का वैल्यू 2p/7, c का वैल्यू 2 आ गया। तो अब ये क्या होगा, लिखेंगे अतः a बराबर कितना आ गया, तो a बराबर आ गया -3, b बराबर कितना आ गया, तो 2p/7, c बराबर कितना आ गया, तो 2 आ गया। a b और c का वैल्यू निकाल लिए हैं। अब चलते हैं दूसरी रेखा की तरफ। तो लिखेंगे दूसरी रेखा के समीकरण से, दूसरी रेखा के समीकरण से। तो दूसरी रेखा का समीकरण क्या है भाई, तो दूसरी रेखा का समीकरण है 7 - 7x/3p is equal to y - 5 is equal to 1, 6 - z is equal to 6 - z/5। तो अब ये क्या हो गया, अब ये भी जो है वो चेंज करेंगे फॉर्मेट, 7 को कॉमन करेंगे। x - x1 का फॉर्मेट होना चाहिए, ये हमेशा याद रखिएगा, क्या होना चाहिए x - x1 का फॉर्मेट। तो -7 को कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा x और -1 और y कितना है 3p इज इक्वल टू y - 5/1 और z - z1 होना चाहिए, तो माइनस को कॉमन कर लेंगे तो z - 6 और y कितना आ गया 5। अब हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि x - 1 3p, अब ये माइनस हो जाएगा -3p/7 इज इक्वल टू y - 5/1। अब ये हो जाएगा z - 6 और y - 5। ये जो आप वैल्यू देख रहे हो सेम टू सेम इसी फॉर्मूला पर a b c का वैल्यू मिल चुका है, a का वैल्यू ये रहा, b का वैल्यू ये रहा और c का वैल्यू ये रहा। तो लिखेंगे अतः, तो अब ये दो आ गया ना, इसको हम करेंगे a1, इसको करेंगे b1, इसको करेंगे c1। तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको करेंगे a2 माइनस 3p/7 हो गया, b2 का वैल्यू आ गया 1 और c2 का वैल्यू कितना आ गया -5 आ गया। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं,
तो अब ये लंब जब होगा तो a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 का वैल्यू 0 होगा और इसके माध्यम से जो है वो हम p का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या होगा, लिखेंगे कि यदि दोनों रेखाएं परस्पर लंब हो, यदि दोनों रेखाएं परस्पर क्या हो, लंब हो, तो अगर ये दोनों रेखाएं परस्पर लंब हो तो क्या होगा, a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। a1 का वैल्यू कितना है -3, a2 का वैल्यू कितना है -3p/7 प्लस b1 का वैल्यू कितना है 2p/7, b2 का वैल्यू कितना है 1, c1 का वैल्यू कितना है 2, c2 का वैल्यू कितना है -5 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9p/7 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2p और प्लस 2p/7 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 5 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको ऐड कर देते हैं, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11p और बाई 7, 10 इधर गया तो ये प्लस हो गया। अब क्या हो जाएगा, तो 11p इज इक्वल टू 7 10 जा 70, तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सो p इज इक्वल टू 70/11 यानी p का वैल्यू आ गया 70/11 और ये जो 70/11 आया यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं पर अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, उसमें नहीं हिचकिचाइएगा, ठीक है ना। बाकी मैं कुछ देर के लिए साइड होता हूँ, आप इस प्रश्न का जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न का जो है वो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगला जो है वो प्रश्न हम देखेंगे और अगला प्रश्न है 13 नंबर। अब ये पूछा जा रहा है कि ये जो रेखाएं दी गई हैं क्या ये रेखाएं परस्पर लंब है। तो अभी इसी सूत्र पर जो है वो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर रेखा का कार्तीय समीकरण दिया रहे तो दोनों रेखाएं परस्पर लंब कब होती हैं, दोनों रेखाएं परस्पर लंब तब होती हैं जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स मेरे कहने का आशय ये है बच्चों कि आपको सबसे पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालना होगा। आप देख रहे होंगे बड़ी ही सरलता से, बड़ी ही सहजता से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। धैर्य, परेशान नहीं होना है। ज्यादा स्पीड में अगर चलेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। बहुत ही स्लो मोशन में चल रहा है ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन कम समय में इसको कंप्लीट करना है, ये भी ध्यान दीजिए। तो इस चीज को आपको भी अपनाना है। जब भी आप पढ़ रहे हैं तो परेशान नहीं होना कि इतना सारा जो है वो बैकलॉग कंप्लीट करना। बैकलॉग इकट्ठा आपने किया है, ये मैं मानता हूँ। धैर्य के साथ पढ़िए, जी जान लगाना पड़ेगा, कमिटमेंट होना चाहिए कि आज इसको पूरा करेंगे तो करेंगे। ये नेचर होना चाहिए बच्चों, और यही नेचर मैं चाहता हूँ कि ये आप में भी आए, जैसे मेरे अंदर है। मैं ये चाहता हूँ कि आप में भी आए। मेन चीज़ है कि जो चीज़ें आप में कमी है उसको बताते हैं जब, और आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो गुस्सा आ जाता है। गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि मेहनत हो रहा है ना, आपके रिजल्ट के लिए मेहनत हो रहा है। आपको देखिए 9:14 हो रहा है और वीडियो शूट हो रहा है। कमिटमेंट है, आज इसको कंप्लीट करना है, कर रहे हैं। यही कमिटमेंट आप में भी होना चाहिए। धैर्य से आगे बढ़ना है, जो बोल दो वो करो, सिंपल सा चीज है। कमिटमेंट है मेरा, मैं इसे कंप्लीट करूंगा, आप में भी होना चाहिए। आई विल डू इट टुडे एंड आई विल डू माय बेस्ट फॉर कंप्लीटिंग इट। बाकी चीज आप खुद समझ रहा है। देखते हैं, इसमें भी वही टर्म है। अगर मैं चाहूँ इसे छोड़ भी सकता हूँ, आप बना भी सकते हो। a1 a2 b1 b2 c1 c2 को चुन करके और फॉर्मूला लिख करके तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैं सॉल्व करूंगा आपके लिए। देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्या दिया हुआ है। तो 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ये जो, तो ये आ जाएगा x माइनस x1/a। तो लिखेंगे पहली रेखा के समीकरण से, पहली रेखा के समीकरण से। तो क्या हो जाएगा पहली रेखा के समीकरण से, तो पहली रेखा के समीकरण से a1 का मान हो गया 7, b1 का मान हो गया -5, c1 का मान हो गया 1। इसके बाद आते हैं दूसरी रेखा के समीकरण से। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे दूसरी रेखा के समीकरण से। क्या हो जाएगा भाई दूसरी रेखा के समीकरण से, तो दूसरी रेखा के समीकरण से हो जाएगा a2 बराबर 1, फिर क्या हो जाएगा b2 बराबर 2, फिर क्या हो जाएगा तो c2 बराबर 3। ध्यान देना, ये पहली रेखा का समीकरण हो गया, ये दूसरी रेखा का समीकरण हो गया। इसके बाद अब हम देखेंगे कि यदि दोनों रेखाएं परस्पर लंब हो, यदि दोनों रेखाएं परस्पर क्या होनी चाहिए, लंब होनी चाहिए। तो परस्पर लंब हो, तो अगर ये दोनों रेखाएं परस्पर लंब हो तो क्या होगा, तो
तो परस्पर लंब होगा तो होगा a1 into a2 plus b1 into b2 plus c1 into c2 का मान 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो अब a1 into a2 plus b1 into b2 plus c1 into c2 का वैल्यू 0 अगर आ गया तो ये परस्पर लंब है, नहीं आया तो परस्पर लंब नहीं है। तो a1 a2 तो 7 into 1 b1 b2 तो -5 into 2 plus c1 c2 तो ये हो जाएगा 1 into 3। कितना हो गया? 7 1 जा 7 प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3 7 3 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो अब लिखेंगे ये 0 आ गया ना, RHS के वैल्यू के बराबर आ गया, तो लिखेंगे कि दोनों रेखाएं जो है वो परस्पर लंब है। अतः दोनों रेखाएं परस्पर क्या है? लंब है, परपेंडिकुलर है भाई, है ना, साबित हो गया। अब इसके बाद जो है वो अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन आप उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, 14वां प्रश्न जो है वो हम देखेंगे। तो 14वां प्रश्न आपके समक्ष है, r का वैल्यू दिया हुआ है, एक और r का वैल्यू दिया हुआ है। कह रहा है कि इसके बीच का जो है वो न्यूनतम दूरी जो है वो ज्ञात करना है। तो न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? न्यूनतम दूरी का अगर हम फॉर्मूला निकालेंगे तो इसके न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा b1, क्या हो जाएगा? b1 क्रॉस b2, क्या हो जाएगा? b1 क्रॉस b2 इनटू a2 माइनस a1 बाई मॉड में b1 क्रॉस b2 का वैल्यू। तो अब ध्यान देना, a2 a1 भी चाहिए। न्यूनतम दूरी d का फॉर्मूला क्या हो गया? सबसे पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। न्यूनतम दूरी d का जो फॉर्मूला है वो क्या है? तो a2 माइनस a1। उसके बाद क्या है भाई? तो उसके बाद है b1 और क्रॉस b2। इसके बाद क्या है? तो मॉड में है b1 और क्रॉस b2 और इसका पूरा मॉड, यही तो है फॉर्मूला। तो अब आप समझ पा रहे होंगे आपको निकालना क्या है? a2 a1 b1 b2 है भी तो लिखेंगे पहली रेखा के समीकरण से और दूसरी रेखा के समीकरण से मान निकाल करके हल कर देंगे। तो देखते हैं क्या आता है। लिखेंगे पहली रेखा के समीकरण से, पहली रेखा के समीकरण से, तो पहली रेखा के समीकरण से क्या हो जाएगा? तो पहली रेखा के समीकरण से तो अब आप सिंपल समझिए कि वेक्टर r इज इक्वल टू क्या होता है? तो वेक्टर a और प्लस लैम्डा वेक्टर b होता है। तो अब मिला लीजिए, ये वेक्टर a का काम कर रहा है लैम्डा, ये वेक्टर b का काम कर रहा है। तो लिखेंगे पहली रेखा के समीकरण से वेक्टर a बराबर, तो a1 आएगा ना, पहला है तो a1, तो हो जाएगा i प्लस 2j और प्लस k। इसके बाद b1 की बात करते हैं। तो b1 यहाँ पर कितना है पहली रेखा में? तो पहली रेखा में b1 है i माइनस j और प्लस कितना आ जाएगा? k आ जाएगा। क्लियर है ना? अब दूसरी रेखा के समीकरण से चलते हैं, दोनों यही निकाल लेते हैं हम। देखेंगे दूसरी रेखा के समीकरण से, दूसरी रेखा के समीकरण से, अभी ये जो आप देख रहे हो ये वाला जो वैल्यू देख रहे हो ये रेखा का सदिश समीकरण है और कार्तीय समीकरण होता है x माइनस x1 बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c होता है ना। तो दूसरी रेखा के समीकरण से अगर देखा जाए तो ये a का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? a2 का वैल्यू 2i माइनस j माइनस k। इसके बाद है b2 का वैल्यू, तो b2 का वैल्यू कितना है भाई? तो b2 का वैल्यू है 2i प्लस j और प्लस कितना हो जाएगा? 2k। अब ध्यान देते हैं, हमें चाहिए a2 माइनस a1, तो हम निकालेंगे a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 कितना है? a2 का वैल्यू कितना है? i माइनस j और प्लस k है। फिर इसका वैल्यू कितना है? तो 2i प्लस j और प्लस k है। तो a2 माइनस a1 जो है वो हम निकालेंगे। तो देखते हैं a2 माइनस a1 का वैल्यू कितना है? तो a2 का वैल्यू है 2i माइनस j माइनस k। a1 का वैल्यू कितना है? तो a1 का वैल्यू है माइनस i प्लस 2j और प्लस k। अब क्या हो जाएगा? तो अब हो जाएगा a2 माइनस a1, दो में से एक जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, सारे साइन इसके चेंज हो जाएंगे। तो दो में से एक जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस, ये भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, ये भी माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 2 और k। तो ये जो a2 माइनस a1 आया इसका वैल्यू आ गया i माइनस 3j और माइनस 2k। क्लियर है ना? अब जैसे ये a2 माइनस a1 आया तो हमें चाहिए b1 क्रॉस b2, तो हम निकालेंगे b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 जो है वो कितना हो जाएगा? ध्यान देना, b1 का वैल्यू आप देख रहे हो यहाँ पर। तो अभी आपको जो b1 और b2 का वैल्यू मिला है इसी का सदिश गुणन कर देना है। सदिश गुणन में सबसे पहला b1 1 माइनस 1 और 1 है, तो लिखेंगे 1 माइनस 1 और 1। b2 का वैल्यू है 2 1 2, तो ये हो जाएगा 2 1 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो i है
पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे तो गुणा करते हैं, पंक्ति स्तंभ छोड़ देते हैं और गुणा करते हैं, या और सिंपल वे में चलते हैं। तो बचा क्या -1 और 1, 1 और 2। अब इसके बाद है जे, पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे तो 1 2 आ गया और फिर कितना आ गया 1 और 2 आ गया, है कि नहीं। अब इसके बाद क्या है के, तो पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा कितना 1 2 -1 1। अब देखो क्या हो जाएगा, तो आई ऐसे ही रहेगा बच्चों, सॉल्व करते हैं। 2 एकम 2 -1 एकम 1 माइनस जे 2 एकम 2 2 एकम 2 अब प्लस के 1 एकम 1 का माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2। तो ये टोटल वैल्यू कितना आ गया, ये आ जाएगा टोटल वैल्यू 2 और 1 3, तो -3 आई आ गया, 2 में से 2 गया 0 तो ये 0 हो जाएगा, इसकी बात ही छोड़ दी जाए। 2 और 1 3 तो ये हो गया +3 के। ये b1 क्रॉस b2 का जो वैल्यू है वो b1 क्रॉस b2 का वैल्यू कितना आ गया, तो 3i आ गया और +3 के आ गया, और हमें इसी का मॉड फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, मॉड चाहिए। तो अब हम निकाल देते हैं, ये लिखेंगे मॉड वेक्टर b1 और क्रॉस वेक्टर b2 इज इक्वल टू √-3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा, मॉड वेक्टर b1 क्रॉस मॉड वेक्टर b2 इज इक्वल टू तितरी के 9 9 और 9 कितना हो जाएगा 18। तो ये जो 18 आया ना, अब इस 18 को हम तोड़ भी सकते हैं, 2 9 18, तितरी के 9 9 दूनी 18। तो हमें क्या मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, हमें जो है वो मिल जाएगा अब कितना, तो मॉड वेक्टर b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू तितरी के 9 9 दूनी 18, ये इतना आ गया। हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए दोनों रेखाओं के बीच की दूरी। अब हम निकालते हैं दोनो't रेखाओं के बीच की दूरी। क्लियर है, फॉर्मूला आपके सामने था, देखते हैं। इसलिए दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, इसलिए दोनों रेखा युग्मों के बीच की दूरी, तो दोनों रेखा युग्मों के अगर बीच की दूरी हम निकाल रहे हैं बच्चा, तो क्या हो जाएगा बीच की दूरी, तो बीच की अगर हम दूरी निकाल रहे हैं तो d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1। फिर क्या हो जाएगा, तो b1 क्रॉस b2, फिर क्या हो जाएगा, तो मॉड में b1 क्रॉस b2। अब जब हम ये वैल्यू निकाल रहे हैं तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो a2 माइनस a1 का वैल्यू तो यहीं पर आपको दिख रहा है, तो ये हो जाएगा i -3j और -2k। फिर कितना हो गया b1 क्रॉस b2 का वैल्यू, तो b1 क्रॉस b2 का वैल्यू जो आया हुआ है वो है -3i + 3k, -3i और प्लस कितना 3k, और बटे में ये है तो इसका वैल्यू कितना है 3 और √2 है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं बच्चों, तो d इज इक्वल टू डॉट गुणन है, अदिश गुणन है, तो 1 और 3 का करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस i का i में किया मैंने, j वाला तो है नहीं तो j का तो 0 हो जाएगा, k वाला करते हैं माइनस प्लस माइनस और 2 3 6 हो जाएगा, और बटे में 3 और √2 हो गया। 6 और 3 कितना हो जाएगा -9 और बटे में 3 और √2 कितना 2 हो जाएगा। तितरी 9 हो गया तो कितना आ गया -3 और बटे में √2 आ गया। और जब यही वैल्यू बाहर निकलेगा तो बाहर निकलने पर मॉडुलस फंक्शन से बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और बटे में √2। अब जो मात्रक होगा वो मात्रक लिख दिया जाएगा, यहाँ मात्रक नहीं है तो मैंने नहीं लिखा, यही जो है वह क्या हो गया धुरी हो गया, d का मान आ गया 3 √2 मात्रक। और इस तरीके से 3 √2 जो मात्रक आया है, अगर हम चाहें तो इसके हर का परिमेयकरण करके भी लिख सकते हैं, यानी हम अथवा में भी लिख सकते हैं कि d बराबर 3 बटे में √2 जो आया है, अगर हर का परिमेयकरण करेंगे तो इसका हर से जो है वो गुणा और भाग दोनों कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 √2 और बटे में कितना आ जाएगा 2 मात्रक। यही जो है इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से बच्चों हमने इस एक्सरसाइज के लगभग जो है वो 14 नंबर प्रश्न तक जो है इसको सॉल्व कर दिया है ना। तो जो भी बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं, अगर वो इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसके सॉल्यूशन का जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें, है ना। और थोड़ा सा जो है वो 2 पार्ट में आप अगर लेते हैं स्क्रीनशॉट तो सबसे बढ़िया रहेगा। थोड़ा सा सेट कर देते हैं इसको, है ना। आप पहले इतने का जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं और फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बढ़ाते हैं आगे। अब जो है वो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस तरीके से जो है वो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब अगला क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन है, इसका भी न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। उम्मीद करते हैं आप न्यूनतम दूरी ज्ञात कर लीजिएगा। अभी जैसे फॉर्मूला मैंने बताया सेम टू सेम वैसे ही इसका भी न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। मैं यहाँ पर चूज कर देता हूँ
क्योंकि आपको जो है न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है, तो न्यूनतम दूरी में क्या चाहिए, A2 और A1। लेकिन अब ये कार्तीय रूप में है, तो कार्तीय रूप में जब कभी भी अगर न्यूनतम दूरी ज्ञात किया जाता है तो न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला जो होता है वो कुछ अलग होता है। क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, होता है x2 माइनस x1। ये सारणी में होता है। क्या होता है, सारणी मतलब समझ रहे, सारणी मतलब समझिए, सारणी पढ़ रहे हैं, सॉरी, सारणी x2 माइनस x1 होता है। क्या होता है, x2 माइनस x1 लिखते हैं यहाँ पर, हो जाएगा कार्तीय रूप के लिए न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला, और यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, तो d का वैल्यू हो जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। फिर क्या होगा, फिर होगा a1 a2 b1 b2 c1 c2, और इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद अंडर रूट में पूरा एक बड़ा वैल्यू क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो अंडर रूट में क्या होगा, अंडर रूट में होगा a1 b2, सॉरी इसको छोड़ देंगे तो ये क्या होगा b1 c2। जैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो b1 c2 माइनस क्या हो जाएगा, तो b2 c1। फिर क्या हो गया, तो इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, तो हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर प्लस, अब दूसरा ले रहे हैं, पंक्ति इसका हम छोड़ देंगे, तो अब ये बचा a1 c2, तो क्या लिखेंगे a1 c2 माइनस a2 c1, तो ये हो जाएगा a2 c1 का स्क्वायर, अब प्लस, अब तीसरा पंक्ति इसका हम छोड़ दिए, तो a1 b2 क्या हो जाएगा, a1 b2, तो लिखेंगे a1 b2 a1 b2, और ये हो जाएगा b1 a2 माइनस में हो जाएगा, तो लिखेंगे माइनस b1 a2, और इसका हो गया होल स्क्वायर। अब बात यहाँ पर रही कि x2 x1 y2 y1 और z2 z1, इसके बाद a1 b1 a2 b1 और सॉरी a1 b1 c1 a2 b2 c2, यानी कि हमें जो है वो a2 b2 c2 चाहिए, a1 b1 c1 चाहिए। इसके बाद x2 माइनस x1 है, y2 माइनस y1 है, z2 माइनस z1। तो यहाँ से आप देखिए x माइनस x1 तो माइनस 1 आ गया, y माइनस y1 z माइनस z1। यहाँ पर देखिए x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। आप यहाँ से जो है वो आप इसके वैल्यू को x1 y1 z1 कर दीजिए, इसको x2 y2 z2 कर दीजिए, डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं बच्चों, डिस्टेंस है ना। अब देखो x माइनस x1 का फॉर्मूला होता है कार्तीय रूप में, तो यहाँ -1 जो है वो इसका x1 का काम करेगा। सबसे पहले मुझे चाहिए x2 y2 z2, तो x2 का काम यहाँ क्या कर रहा है, x माइनस x1 3 कर रहा है, तो लिखेंगे 3। इसके बाद y2 का काम क्या कर रहा है, तो 5 कर रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर 5। z2 का काम क्या कर रहा है, तो 7 कर रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर 7। अब x1 का काम, तो x1 का काम क्या कर रहा है, -1 कर रहा है, तो ये रहा माइनस, और x1 का काम -1 कर रहा है। फिर माइनस y1 का काम क्या कर रहा है, -1 कर रहा है। फिर ये क्या हो रहा है, तो यहाँ पर भी जो z1 का काम कर रहा है वो -1 कर रहा है। a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो a1 का काम 7 कर रहा है, तो लिखेंगे 7। a2 का काम जो है वो 1 कर रहा है, तो लिखेंगे 1। b1 b2 तो ये हो जाएगा -6 और हो जाएगा -2। c1 c2 तो 1 और 1, तो ये रहा 1 और 1। आप ये जो टर्म है, इस टर्म को जो है वो मैंने परफेक्टली यहाँ पर लिख दिया है। तो अगर आप इस टर्म से सहमत हैं तो आप ये जो मॉडल ये जो देख रहे हैं सारणी, ये सारणी किसका है ना, केवल इसका, मैंने इसको लिख दिया। और इसके बाद जो है अब क्या करना है कि अंडर रूट में ये सारा वैल्यू निकाल देना है, तो अंडर रूट में सारा वैल्यू निकाल देंगे। ध्यान देना क्या है, b1 और c2 है, तो b1 का वैल्यू कितना है भाई, तो b1 का जो वैल्यू है वो -6 है, तो लिखेंगे -6 इंटू c2 का वैल्यू कितना है, तो c2 का जो वैल्यू है 1 है, तो लिखेंगे 1 माइनस b2 का वैल्यू, तो b2 का जो वैल्यू है वो -2 है, तो लिखेंगे -2। और b2 के बाद जो है वो किसका वैल्यू है, तो b2 के बाद जो है वो वैल्यू है c1 का, तो c1 का वैल्यू कितना है 1 है, तो लिखेंगे 1। अब इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो लिखेंगे स्क्वायर। बहुत ही संजीदगी से और ध्यान से लिखना है वैल्यू। इसके बाद a1 और c2 है, तो a1 का वैल्यू कितना है, तो a1 का वैल्यू 7 है, तो लिखेंगे 7। इसके बाद क्या है, तो इसके बाद है c2, तो c2 का वैल्यू यहाँ पर है, तो ये है 1। अब इसके बाद क्या है, तो a2, तो a2 का वैल्यू कितना है भाई, तो a2 का वैल्यू है 1। अब उसके बाद क्या है, तो c1, तो c1 का वैल्यू कितना है, तो c1 का वैल्यू है 1। अब ये भी हमने कर दिया यहाँ पर। अब आते हैं तीसरे टर्म में। तीसरा टर्म क्या है, a1 b2, a1 का वैल्यू है 7, तो हम लिख देंगे 7। b2 का वैल्यू कितना है, तो b2 का वैल्यू -2 है, हमने लिख दिया -2। b1 का वैल्यू कितना है, तो b1 का वैल्यू है -6, तो हम भी लिख देंगे -6।
a2 का वैल्यू कितना है, तो a2 का जो वैल्यू है वो है 1, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 1 और इसका हो जाएगा ये होल स्क्वायर। अब ये टोटल वैल्यू जो हमने रखा, अब इस केवल और केवल इसको सॉल्व करने की जरूरत है। सॉल्व कर देते हैं और आसानी से इसका जो है वो आंसर मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। सबसे पहले हमने छांटने का कोशिश नहीं किया कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है ना, x2 x1 और y2 y1 और z2 z1 क्या है। डायरेक्ट क्वेश्चन से ही हमने लेकर के वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो गया, 4 7 1, फिर ये कितना आ गया, तो ये जो है आ गया है 5 और 1 6 -6 -2, फिर ये कितना आ गया 7 1 8 1 और 1, इसको सॉल्व करते हैं तो 6 एकम कितना हो जाएगा, तो 6 एकम हो जाएगा -6, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 एकम 2 हो गया और इसका स्क्वायर, 7 एकम 7 -1 और इसका स्क्वायर, 7 दूनी के 14 और माइनस माइनस प्लस 6 एकम 6 और इसका स्क्वायर हो गया। और इस तरीके से जो हम ये टर्म लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो अब हम इसका विस्तार कर सकते हैं। विस्तार करते हैं किससे, r1 से, तो r1 से अंश का क्या करने पर, तो r1 से अंश का विस्तार करने पर। अब जब हम इसका विस्तार करेंगे बच्चों तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, तो जब हम विस्तार करेंगे तो होगा 4 6 8 7 -6 और 1 है, तो r1 से विस्तार करना है तो 4 हो गया, पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे, 6 एकम 6 और माइनस माइनस प्लस 2 एकम प्लस, अब इसके बाद आ जाएगा प्लस के बाद माइनस होगा, माइनस 6 है तो 6 हो गया, पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे, 7 एकम 7 1 एकम तो 7 घटा देंगे, प्लस पंक्ति स्तंभ छोड़ देंगे तो ये रहा 8 और ये 7 दूनी के 14 तो -14 हो गया, माइनस माइनस प्लस 6 एकम 6 हो गया, और बटा में कितना हो गया, तो अब इसको सॉल्व कर देंगे तो अंडर रूट में कितना है, तो 6 में से 2 जाएगा 4 तो 6 4 के 16, 7 में से 1 जाएगा 6 6 6 8 36 और 14 में से 6 जाएगा -8 तो 8 8 64। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब d = 6 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, तो 4 4 के 16 -16 हो जाएगा, 7 में से 1 गया 6 6 6 8 36 तो ये हो जाएगा -36 प्लस 8 है तो 8, 14 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा -8 माइनस प्लस माइनस 8 8 64 होगा कि नहीं होगा। अब बटा में कितना आ जाएगा, तो बटा में जो है वो आ गया है, ध्यान दीजिएगा बटा में आ गया ये टर्म, तो इसको जो हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 6 10 10 6 16 तो 6 80 6 3 9 9 1 10 10 10 और 1 11, यानी d का जो यहाँ पर वैल्यू आप देख रहे हो, ये d का वैल्यू टोटल, ये माइनस में अगर आप देख रहे हो तो डिस्टेंस माइनस में नहीं होता, तो ये जो फॉर्मूला देख रहे हो ना, ये फॉर्मूला में ही यहाँ पर ये टोटल जो है वो मॉड करता है फॉर्मूला, यानी इसका टोटल वैल्यू मॉड में करेंगे, तो जब हम इसका टोटल वैल्यू मॉड में करेंगे तो इसका टोटल डिस्टेंस भी क्या आ जाएगा, मॉड में आएगा, तो जब टोटल डिस्टेंस इसका मॉड में आ जाएगा तो अपने आप ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब यहाँ पर भी जो है वो टोटल वैल्यू हमने किस में कर दिया, मॉड में कर दिया। मॉड में करने का एक फायदा यहाँ पर ये होगा कि जो डिस्टेंस मिलेगा वो डिस्टेंस पॉजिटिव मिल जाएगा, तो -16 -36 और 64 है, -16 -36 और जब 64 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा कितना, जोड़ते हैं तो 4 6 10 10 6 16 के 6 80 गए, 6 3 9 9 1 10 10 10 और 1 11 माइनस इतना आ गया, और ये आ गया अंडर रूट 116। अगर ये बाहर निकलता है तो क्या हो जाएगा, 116 बटे में अंडर रूट 116। हर का परिमीकरण कर सकते हैं, हर का परिमीकरण करेंगे तो वही इसका आंसर हो जाएगा, तो हर का परिमीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 116 अंडर रूट 116 और यहाँ पर तो 116 है और इसी से इसमें क्या कर देंगे, फिर गुणा कर देंगे तो हर का परिमीकरण, तो 116 अंडर रूट 116 अब बटे में कितना हो जाएगा, ये बाहर निकलेगा तो 116 हो जाएगा। तो अगर हर का परिमीकरण हम कर देंगे तो हर का परिमीकरण करने पर ये कट जाएगा, तो कटने पर क्या मिल गया, कटने पर मिल गया अंडर रूट 116। तो ये जो 116 मिला है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो 116 मिला है हम इसको लिख सकते हैं 2 दूनी के 4 2 दूनी के 4 29 चौके 216, तो 29 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 और गुणे 29 अंडर रूट में है तो ये बाहर आएगा तो 2 बाहर और अंडर रूट कितना आ जाएगा 29 और दूरी है तो इसको हम क्या लिखेंगे, मात्रक, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आप इसको 2 टर्म में जो है वो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, सामने जो है वो आपके इसका सॉल्यूशन है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जस्ट इसके बाद का टर्म का जो है वो स्क्रीनशॉट लीजिए और इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट जो है वो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा जूम कर देते हैं, तब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
है ना। अब जो है वो हम इसका क्या करेंगे, तो अब हम इसका जो है वो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर के बाद जो है वो हम देखेंगे 17वां प्रश्न, है ना। तो 16 नंबर प्रश्न आप देख ही रहे हैं और 16 नंबर के बाद 17वां प्रश्न भी कुछ इसी तरह का है। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या है, 16 नंबर प्रश्न जो है वो सदिश रूप में समीकरण दिया हुआ है और इसका भी जो है वो क्या करना है, तो न्यूनतम दूरी जो है वो ज्ञात करना है ना। इसका भी क्या करना है, न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो करेंगे 16 नंबर प्रश्न में जो है वो न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो फॉर्मूला वही a2 माइनस a1। फॉर्मूला अगर लिख देंगे तो आप इसको बना लीजिएगा, मुझे पता है, क्यों ना फॉर्मूला ही लिख दिया जाए, ये एक होमवर्क रहेगा, है ना। पहले चूज कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है वो a1 क्या है, a2 क्या है ना। इसके बाद b1 क्या है, b2 क्या है। तो सबसे पहले तो रेखा का जो सदिश समीकरण होता है उसको लिखते हैं, चूंकि रेखा का सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण, तो रेखा का सदिश समीकरण क्या है, तो रेखा का सदिश समीकरण होता है वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। तो वेक्टर a का वैल्यू कितना हो गया, वेक्टर a का वैल्यू पहली रेखा के समीकरण से अगर देखें तो लिखते हैं पहली रेखा के समीकरण से, पहली रेखा के समीकरण से। तो पहली रेखा के समीकरण से क्या हो जाएगा, तो पहली रेखा के समीकरण से हम अगर वैल्यू देखें तो a1 का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, तो a1 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा i प्लस 2j और प्लस कितना होगा 3k। इसके बाद किसका वैल्यू, तो b1 का वैल्यू देखें, ये रहा b1 का वैल्यू, तो ये हो जाएगा i माइनस 3j और प्लस कितना 2k। इसके बाद हम देखेंगे दूसरी रेखा का समीकरण, दूसरी रेखा का समीकरण। तो वेक्टर a2 कितना हो जाएगा, वेक्टर a2 हो जाएगा 4i प्लस कितना हो जाएगा 5j प्लस कितना हो जाएगा 6k। इसके बाद किसका वैल्यू है, तो b2 का वैल्यू है, कितना है, तो b2 का वैल्यू है 2i प्लस 3j और प्लस k। अब आप बताइए कि हमें क्या चाहिए, हमें रेखा का जो है वो न्यूनतम दूरी चाहिए। तो न्यूनतम दूरी का जो होता है सूत्र वो क्या होता है, वो भी लिख देते हैं, यहाँ साइड में लिखते हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने बता दिया है, लिखेंगे। इसलिए दोनों रेखा युग्मों के बीच की दूरी, दोनों रेखा युग्मों के बीच की दूरी, तो दोनों रेखा युग्मों के अगर हम बीच की दूरी ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, तो दोनों रेखा युग्मों के बीच की दूरी होती है वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, फिर क्या होता है, तो वेक्टर b1 और क्रॉस वेक्टर b2 और बटे में क्या होता है, तो मॉड में वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 और पूरा जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होगा इसलिए मॉड में होगा। अब आपको लग रहा है कि क्वेश्चन बन जाएगा, आपको करना क्या है, a2 माइनस a1 फाइंड करना है बच्चा। आप a2 और माइनस a1, ये देखो a2 है, a1 माइनस कर देना आ जाएगा, b1 क्रॉस b2 कर देना वो आ जाएगा, जो b1 क्रॉस b2 का वैल्यू आएगा उसका मॉड निकाल देना। आफ्टर दैट ये सारा का सारा वैल्यू आप कहाँ रख दोगे, तो टोटल जो है वो न्यूनतम दूरी के फॉर्मूला में रख दोगे। इसके बाद ये d भी जो है वो निकल जाएगा। तो आगे बढ़े, उम्मीद करते हैं आप ये क्वेश्चन बना लीजिएगा, इसके आगे जो है वो आप परफेक्टली जो है वो बना लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। 16 नंबर के बाद इस एक्सरसाइज का जो है वो लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन जो है वो 17 नंबर क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर वो भी सेम टू सेम वैसे ही दिया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पर इसे किसमें बदलना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर बदलना पड़ेगा इसे सदिश समीकरण के रूप में। सदिश समीकरण मतलब वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा वेक्टर b के रूप में। ये मिला हुआ है ना, इसलिए अलग अलग करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, इसमें भी न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है और इसको भी आप बना सकते हो। जस्ट मैं थोड़ा सा सॉल्व करके समझा देता हूँ, आप इसे बना लीजिएगा। जैसे पहली रेखा के समीकरण से, ध्यान दीजिएगा, पहली रेखा के समीकरण से, तो पहली रेखा के समीकरण से क्या हो जाएगा, तो पहली रेखा के समीकरण से वेक्टर r, इसे ही कह रहे हैं पहली रेखा का समीकरण, ये जो ऊपर वाला है ना। तो अब एक में i का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, i, पहले ध्यान दीजिएगा अंक में हम गुणा कर रहे हैं बच्चा। इसके बाद देखो t वाला टर्म छोड़ रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, 2 में j का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2j, प्लस है तो प्लस, 3 में k का करेंगे तो 3k, ये पहला आ गया। अब आप कहोगे सर t वाले में गुणा कीजिए, तो t में i का करेंगे ti होगा, t में j का करेंगे tj होगा और t में k का करेंगे तो 2tk हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो अब हम एक काम करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है,
रेखा के सदिश समीकरण का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए और प्लस लेम्डा वेक्टर बी, यानी कि बीच में प्लस और तब लेम्डा। लेम्डा का मान यू भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, यहाँ टी और एस है, लेकिन प्लस होना जरूरी है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस और टी। अब ध्यान देना ये माइनस टी है और ये प्लस टी और जे है ना, प्लस टी और जे, और ये क्या है माइनस टी है, तो ये तो माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस आई, क्योंकि टी को हमने बाहर कर दिया, और ये टी बाहर आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा प्लस जे, और फिर देखिए ये टी बाहर आ गया तो यहाँ आ गया -2 और के, ये हो जाएगा -2 और के। अब आप देख सकते हो यहाँ ये टर्म रहा, यहाँ ये टर्म रहा। अब आप a प्लस लेम्डा वेक्टर b से देखोगे तो ये a का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है, b का काम कर रहा है। अब आते हैं दूसरी रेखा के समीकरण से। तो जैसे ही मैंने दूसरी रेखा कहा तो ये a1 हो गया, तो ये क्या हो गया b1 हो गया, दैट मींस ये वेक्टर a1 तो ये क्या हो गया वेक्टर b1। अब पहली रेखा के समीकरण के बाद हम देखेंगे दूसरी रेखा के समीकरण से। तो दूसरी रेखा के समीकरण से ध्यान दीजिएगा, दूसरी रेखा के समीकरण से भी अब हम देखते हैं कि वेक्टर r बराबर क्या आता है। फिर से अब अंक से गुणा करके i वाला टर्म लिखेंगे। तो एक में i का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा i, एक में j का गुणा करेंगे, ये j है, एक में j का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा तो माइनस j, एक में k का करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस k। आ गया s वाला टर्म है तो s को बाहर कर दिया, s में i का करेंगे तो क्या हो जाएगा i हो जाएगा तो s तो बाहर है, 2s में j का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2s होगा j, तो s बाहर आ गया तो 2j हो गया, k है तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 1 है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 1 में k का गुणा कर देंगे k। अब आप बताइए कि ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा a2, और ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b2। अब आपको यहाँ पर a1 a2 b1 और b2 मिल चुका है। सेम टू सेम ऐसा ही तो प्रश्न है, देखो तो जैसे यहाँ अभी हमने देखा a1 a2 b1 b2 और आफ्टर दैट ये वैल्यू निकालना है। मैं इन प्रश्नों को छोड़ क्यों रहा हूँ, ज्यादा पीछे नहीं जाना है, बस कुछ ही प्रश्न जो है वो पीछे जाना है। आप देख सकते हो a2 माइनस a1 b1 क्रॉस b2 बाई मॉड b1 क्रॉस b2, ये जो क्वेश्चन नंबर है आप इसी क्वेश्चन नंबर के जैसा इसे बना सकते हैं। ये 14 नंबर क्वेश्चन है ना, तो 14 नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आप इसे बना सकते हैं a2 माइनस a1 b1 क्रॉस b2 बाई मॉड b1 क्रॉस b2। तो ये जो वैल्यू आप देख रहे हो, ये फॉर्मूला आप देख रहे हो, इसी फॉर्मूला पर तो इसको भी बनाना है, आप देख रहे हो, और सेम टू सेम वैसे ही मैंने यहाँ पर भी चूज कर दिया है। तो अब यहाँ पर दोनों रेखाओं के बीच का अगर कोण निकालना हो, दोनों रेखाओं के बीच का कोण अगर निकालना हो तो बच्चा आप क्या करोगे, ध्यान देना। तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण, दोनों रेखाओं के बीच का कोण, तो दोनों रेखाओं के अगर बीच का कोण आपको निकालना है बच्चा, तो आप दोनों रेखाओं के बीच का कोण कैसे निकालोगे, तो दोनों रेखाओं के अगर बीच का कोण आप निकालोगे, बीच का कोण नहीं सॉरी बीच की दूरी अगर आप निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे, बीच की अगर आप दूरी निकालोगे, बीच की दूरी, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, तो दोनों रेखाओं के अगर बीच की दूरी निकालोगे तो d इज इक्वल टू हो जाएगा a2 और माइनस a1 क्रॉस b1 और क्रॉस क्या हो जाएगा b2 और बाई मॉड b1 और क्रॉस b2। अब आप बताओ कि क्या a2 माइनस a1 b1 क्रॉस b2 और b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस फंक्शन यानी उसका परिमाण निकाल करके आप यहाँ रखोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका भी हिंट जो है वो कंप्लीट हुआ। ये भी 14 नंबर क्वेश्चन के जैसा जो है वो बनेगा। इसके पहले जो ये क्वेश्चन मैंने हिंट दिया है SW में है, ये भी जो है वो 14 नंबर क्वेश्चन के जैसा ही बनेगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन के जैसा बनने के कारण मैंने ये 16 और 17 नंबर क्वेश्चन जो है वो छोड़ दिया है, हिंट दे दिया है, परफेक्टली दिया है, आप इसको बना सकते हैं। बाकी कल जो है वो हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में समतल जो 11.3 है उसका थ्योरी देखेंगे, साथ ही साथ थ्योरी जैसे ही कंप्लीट होगा तो 11.3 का भी वीडियो जो है वो आपको जरूर मिलेगा। अगर ऑफलाइन क्लासेस चल रहे हैं और अगर आपकी अनुमति होगी कि जल्दी कंप्लीट किया जाए तो 11.3 का कुछ क्वेश्चन ऐसे बता दिया जाएगा ऑफलाइन में और कुछ क्वेश्चन ऑनलाइन के माध्यम से कंप्लीट कर दिया जाएगा। बाकी बच्चों का अगर ऑनलाइन में डिमांड होगा कि सर ये सारा का सारा चैप्टर ही जो है वो ऑनलाइन है तो वो भी हो सकता है, वो भी शूट किया जाएगा। क्लियर है। बाकी इसी तरह के बेस्ट कंटेंट को जो है वो हम लोग लेकर के आते रहेंगे आपके लिए, है ना। और 9:45 हो रहा है, आप देख सकते हैं समय दिखाने का केवल और केवल एक ही कारण है
कि 9:45 तक केवल और केवल आपकी सेवा शुश्रूषा में लगे हुए हैं, सेवा भाव से लगे हुए हैं। आपको भी ऐसे ही पढ़ना है, मन लगा करके पढ़ना है। आज का कमिटमेंट पूरा हुआ। आज का कमिटमेंट अगर मैं पूरा नहीं करता तो क्या होगा? आपके दिमाग में ये आता कि सर जो बोलते हैं वो करते नहीं। एक अलग प्रतिबिंब बनाना, एक आदर्श स्थापित करना कि बच्चों के जहन में ये जाए कि एक बार अगर हम ठान लें तो मानव में वो दम्भ है कि वो उसे पूरा कर सकता है, कठिनाइयाँ चाहे कुछ भी। आज कुछ कठिनाई आई थी, इसी वजह से लेट भी क्लास जो है ये शूट हो रहा है। कटनी चल रहा है तो हार्वेस्टर से धान कटा करके है था, उसको धोना पड़ा, घर में रखना पड़ा, तो वो काम करने के बाद मैं यहाँ वीडियो शूट कर रहा हूँ। काम चाहे कुछ भी हो, अगर आपने आज के दिन का टारगेट फिक्स कर दिया है तो उसे करना ही करना है। और इसीलिए अपना काम करते समय केवल एक पंक्ति याद रखिएगा, बार बार कहते हैं कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे कि नीर कहां तक जाएगा। खींच धनुष की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल पर। खींच धनुष की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल पर। बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। पहले अपना काम तो करें, अपने कर्तव्य का निर्वहन तो करें, बाद में देखेंगे कि कर्म का परिणाम क्या निकलता है। ये कमिटमेंट होना चाहिए आपके अंदर भी। ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को बंद करेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर के आएंगे और आप हमसे जुड़े रहें, परीक्षा तक जुड़े रहें, बेहतरीन नंबर आपको मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर मेरे दिशा निर्देश में आप चल रहे हैं, मेरे गाइडेंस में चल रहे हैं, तो यकीनन मानिए आप एक बेहतरीन रिजल्ट को जो है वो प्राप्त कीजिएगा। बाकी उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।